हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट? यस सर। दोस्तों, पिछले ही सेशन में हम लोग ने फिनिश किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऑसम सा चैप्टर जो पूजा मैम ने लिया था, जिसका नाम था कौन सा? ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस। आई होप आप सबको वो चैप्टर पढ़ने में मैम के साथ बहुत 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 मजा आया होगा। एंड नाउ वी आर ऑन टू व्हाट आर वेरी वेरी लास्ट चैप्टर, दैट इज ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? Okay, so without any delay, let us now start with our very 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 last chapter of our syllabus, that is chapter कौन सा? तो बच्चा अपना चैप्टर है ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना? सो अब ये जो चैप्टर है ना, आपने एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के आपने पढ़ना है इसको। एकदम सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। बहुत मजा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है। इतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे ना आपको इसमें से, अगर कोई भी सवाल आया तो नेक्स्ट लेवल। ठीक है, चलो। सो पहले पूरा पूरा इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। अब देखो दोस्तों, यहां पे अपन बात करते हैं अबाउट ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एकदम आराम से सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस रिमेनिंग शो। सो बच्चों, अपन जैसे बात करते हैं ना ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वी आर फोकस्ड अपॉन व्हाट? सबसे पहले अपन सर जी बात करते हैं अबाउट व्हाट? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, एफआर में, ग्रुप वन में ही आप होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी अकाउंट्स आप पढ़ते हो, उसमें आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप पढ़ते हो, करेक्ट है ना? तो दोस्तों, वो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उनके ऑडिट की बात हो रही है। But before we start with the topic that deals with audit of consolidated financial statements, let us now first understand कि what is this consolidated financial statements? ये क्या होता है, एक बार ओवरव्यू लेते हैं, so that जब अपन आगे इस चैप्टर को पढ़े तो सर काफी आसानी होगी। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, समझना। जैसे अपन बात करते हैं ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले अपन क्या कहते हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। किसकी बात करते हैं अपन? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अपन बात करते हैं। सो आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सारे अलग अलग क्या है दोस्तों? सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सारे अलग अलग क्या है? सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर्स है, एसोसिएट्स है। आप समझिए, जैसे अगर अपन बात करें जियो है, या अपन बात करें वी टॉक अबाउट इज रिलायंस पेट्रोलियम। रिलायंस पेट्रोलियम ये भी क्या है? पेट्रोलियम ये भी क्या है? उनकी एक सब्सिडरी है। फिर अपन बात करते हैं अबाउट आलोक इंडस्ट्रीज, ये भी क्या है? उनकी एक सब्सिडरी है। ठीक है ना? या तो अपन और बात करें तो नेटवर्क 18 का जो ग्रुप है, बराबर, नेटवर्क 18 आपको पता है। तो नेटवर्क 18 ये जो है, तो नेटवर्क 18 ग्रुप ये भी जो है, इट इज अ सब्सिडरी ऑफ व्हाट? इट इज अ सब्सिडरी ऑफ व्हाट? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब रिलायंस इंडस्ट्री ये तो है ही है, बराबर, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज ये इन सब की कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ये इन सब की पेरेंट कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये कौन है दोस्तों? तो सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन सब की कौन है? पेरेंट कंपनी है। ठीक है ना? एकदम आराम से, ध्यान से, मन लगा के समझिए बात को। एकदम इजी करते हैं टॉपिक को। तो ये जो है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की जब अपन बात करते हैं, so Reliance Industries, what we call it as a parent company, also what we in a simple language अपन क्या कहते हैं इसको? सर, this is called as what? the holding company। और ये जो है जियो, ये क्या है? ये सब्सिडरी है। रिलायंस पेट्रोलियम ये सब्सिडरी है। आलोक इंडस्ट्रीज ये सब्सिडरी है। नेटवर्क 18 ग्रुप ये सब्सिडरी है। तो ये सारे सारे क्या है? ये सब्सिडरीज है। आई बात समझ में? बिल्कुल। अब आप समझिए बात को, क्या होता है यहां पे है ना, बहुत सारे, आप समझो बात को, यहां पे बहुत सारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के ये जो है, ये शेयर होल्डर्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ये कौन है? यहां पे शेयर होल्डर्स है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सारे ये कौन है? शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स ऑफ व्हाट? शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आप समझिए ये क्या है? शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बराबर के नहीं? तो अब उन्हें क्या होता है ना, आप समझिए, ये लोग जो है ना, इनको एक चिंता सताई जा रही है।
ये बोलते हैं कि साहब हमने पैसा कहां लगाया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अपन ने पैसा लगाया है, बराबर है, एकदम सही है। और वो ये कहते हैं कि यार हमने जो पैसा लगाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, उसका पैसा अब रिलायंस ने कहां लगाया है, उसका पैसा रिलायंस ने और दूसरे दूसरे कंपनीज में लगाया है, बराबर। अब अगर हमको इस ग्रुप का, बराबर के नहीं, अब इन्हें अगर इस ग्रुप का फाइनेंशियल पोजीशन, क्या बोल रहे हैं अपन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ रिलायंस ग्रुप अगर देखना है, इनका सवाल यह है, हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटायर ग्रुप, इस पूरे ग्रुप का। अब देखो रिलायंस के शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं कि सर जी अपन ने तो है ना, रिलायंस का शेयर होल्डर क्या बोलता है कि सर अपन ने जो है ना पैसा लगाया किसके अंदर, सर वी हैव इन्वेस्टेड आवर मनी इनटू रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड नाउ रिलायंस इंडस्ट्री हैज इन्वेस्टेड इन व्हाट, जियो में, पेट्रोलियम में, आलोक इंडस्ट्रीज में, नेटवर्क 18 ग्रुप में, अलग अलग जगहों पे, रिलायंस पावर में, अलग अलग जगहों पे उन्होंने क्या कर दिया, पैसा लगाया है। अब जो शेयर होल्डर्स है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उन्हें एक चिंता सताई जाती है, उन्हें एक दर्द होता है कि यार अपन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतने इतने जगहों पे पैसा लगाया, एक बात बताइए कि सर जी हमें इस रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ ग्रुप का पूरा इसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगा। क्या हम लोग को जो देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाता ही है, साथ ही साथ जियो भी अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, रिलायंस पेट्रोलियम अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, नेटवर्क 18 भी अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है। सब लोग ये अपने अपने, आप समझिए, सब लोग ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, सब लोग ये अपने अपने इंडिविजुअल स्टैंड अलोन, अब आप समझते होंगे कि सब लोग ये अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, बराबर कि नहीं, सब लोग ये अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, बराबर कि नहीं, सब लोग बना रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना बना रहा है, जियो अपना खुद का बना रहा है, बराबर, पेट्रोलियम अपना बना रहा है, आलोक इंडस्ट्रीज अपना बना रहा है, नेटवर्क ग्रुप अपना बना रहा है, सब लोग अपने अलग अलग है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो ये शेयर होल्डर्स दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट सर, दे आर इंटरेस्टेड कि ये पूरे के पूरे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके जो सब्सिडरीज है जिसके अंदर पैसा लगाया है, एज अ ग्रुप अपना क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमें इसका जानने के लिए क्या एक एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा, हमें एक एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे तब जाके हम लोग को ग्रुप का फाइनेंशियल पोजीशन समझेगा। तो यहां पे ये कहते हैं नहीं बाबा, in addition to their own financial statements, आप समझिए, in addition to their own standalone financial statements, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना खुद का, जियो अपना खुद का, पेट्रोलियम अपना खुद का, मतलब every entity will prepare their own independent standalone financial statements. in addition to that, बराबर के नहीं, यहां पे क्या होता है, in addition to its own standalone financial statements, in addition to its own standalone financial statements, financial statements, बराबर, the holding company shall prepare consolidated financial statements, बराबर के नहीं, of its own with joint ventures, subsidiaries and associates, मतलब उनके साथ वो एक मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, वो क्या करेंगे, वो लोग एक मर्ज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, मतलब अपने खुद के तो बनाएंगे ही बनाएंगे एज पर सेक्शन 129, but apart from or other than their own, in addition to that they will also prepare the consolidated financial statements। तो इसका पर्पस क्या होता है कि भाई जो पूरे जो ग्रुप के जो शेयर होल्डर्स है ना, उन्हें उस ग्रुप का जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना वो उनको समझ में आ जाए करके, आई बात समझ में। तो यहां पे ये एक रिक्वायरमेंट है, इसी के साथ साथ आप समझिए ये जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये किसकी किसकी है, ये कंपनीज एक्ट,
ये किसकी रिक्वायरमेंट है? कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपको एएस एज वेल एज इंड एएस आपको बोलते हैं कि आपने क्या करना चाहिए, आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। आई बात समझ में? बोलो यस और नो। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, साथ ही साथ ये कंपनीज एक्ट और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड एएस की रिक्वायरमेंट है और इसके हिसाब से आपने बनाना चाहिए। आई बात समझ में? तो सेकंड पॉइंट अपन ये कहते हैं कि सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस ये किसकी है? तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस इज ऑफ व्हाट? द पेरेंट कंपनी। तो ये पेरेंट और जो होल्डिंग कंपनी है सर, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने क्या करना चाहिए, इन्होंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? द पेरेंट कंपनी। तो उन्होंने उनके जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इंडिपेंडेंट स्टैंडअलोन, उसी के सिमिलर वे में, उसी फॉर्मेट में उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने सर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहिए। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच कंपनी? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट कंपनी। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? मतलब ये बेसिक पार्ट आपको समझ में आया क्या कि when we are conducting the audit of consolidated financial statements, before going to understand how to do the audit of CFS, why CFS, it's whose responsibility, ये basic part आपको समझ में आया? Yes, this is the consolidated financial statements. And remember, when we talk about consolidated financial statements, it is a different from amalgamation and amalgamation. आई बात समझ में? तो यहां पे आप ये भी एक बात नोट कर लेना, कंसोलिडेशन बराबर is different consolidation is different from what? Amalgamation. Consolidation is different from what? Amalgamation. आप समझिए बात को, कंसोलिडेशन अलग होता है और अमालगमेशन एक अलग चीज होती है। कंसोलिडेशन एंड अमालगमेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्लियर है एकदम? कंसोलिडेशन और अमालगमेशन में, अमालगमेशन की जब अपन बात करते हैं ना, when we talk about is amalgamation, तो amalgamation में क्या होता है, there is what? direct purchase. amalgamation में क्या होता है, there is what? a direct purchase. और जो existing entities होते हैं वो उनका existence खत्म हो जाता है। अमालगमेशन में देयर इज डायरेक्ट परचेस ऑफ द कंपनी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो मिट जाता है, वो रहता ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंसोलिडेशन, बराबर के नहीं, कंसोलिडेशन की जब बात करते हैं अपन, तो कंसोलिडेशन में दोस्तों अपन क्या कहते हैं कंसोलिडेशन में? सो यहां पे अपन क्या कहते हैं, देयर इज एक्विजिशन ऑफ व्हाट? स्टेक इन अनदर कंपनी। तो दोनों कंपनीज है, देयर इज जस्ट व्हाट? एक्विजिशन ऑफ द स्टेक इन द अदर कंपनी, द अदर कंपनी स्टिल फंक्शनिंग एंड द होल्डिंग कंपनी इज आल्सो स्टिल देयर। जैसे वॉलमार्ट एक्वायर्ड स्टेक इनटू व्हाट? फ्लिपकार्ट। तो आप समझिए आज वॉलमार्ट भी एग्जिस्टेंस में है और आज फ्लिपकार्ट भी एग्जिस्टेंस में है। What happened just is that Walmart acquired the controlling interest in what? The क्या बोलते हैं उसको? इन द फ्लिपकार्ट। तो वो सब्सिडरी बन जाती है। जब वो कंट्रोल आ जाता है ना, तो उस समय पे वो क्या कहते हैं उसको अपन ने, दे हैव एक्वायर्ड द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और जहां पे कंट्रोल लिया है, एक्विजिशन ऑफ स्टेक, एंड दैट इज व्हाट? अ कंट्रोलिंग स्टेक। एंड यहां पे अपन क्या कहते हैं, देयर इज व्हाट? अ कंट्रोलिंग स्टेक। क्या है वहां पे? कंट्रोलिंग स्टेक है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स व्हाट? द सब्सिडरी। क्लियर है एकदम? सही बात है। सो जब कंट्रोलिंग स्टेक लेते हैं तब जाके अपन क्या करते हैं सर, तब जाके अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई क्या? यहां तक आपको कुछ भी क्वेरी है क्या, जितना भी अपन ने पढ़ा उसमें? चलो स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताइए, कुछ भी क्वेरी है क्या आपको? नहीं, एकदम सिंपल है। सो दिस इज व्हाट इज कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपन ये जो चैप्टर है आईसीआई के मॉड्यूल से ही पढ़ रहे हैं, तो डोंट वरी, सब कुछ पूरा डिटेल में कवर कर लेंगे। अपना जो बुक है उसमें भी सेम है, बट ये क्या है, चैप्टर में यूट्यूब पे भी डालता हूं, तो इसके वजह से जो बाकी की पब्लिक है जिनके पास अपने नोट्स नहीं है, तो वो आईसीआई के मटेरियल से तो पढ़ ही सकता है। इसके लिए मैं इस चैप्टर को आपको आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ओके, सो फटाफट अपन क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो यहां पे अपन देखते हैं कि क्या क्या बन जाता है। फटाफट इसको गो थ्रू करते हैं।
ठीक है, चलो रेडी हो गाइस? यस। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, ये ध्यान में रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंड AS 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, they lay down what the principles and procedures for preparation and presentation of consolidated financial statements. In other words, whenever parent decides or is required to prepare and present consolidated financial statements, it should do so in accordance with the requirements of the applicable AS and Ind AS. क्लियर है एकदम? सो भाई इंड AS 110 AS 21 इसकी रिक्वायरमेंट है। और जब भी पेरेंट को, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पेरेंट को एक तो डिसाइड करता है कि बनाते हैं, या पेरेंट इज व्हाट रिक्वायर्ड, तो उन्होंने AS 21 एंड इंड AS 110 इसके हिसाब से उन्होंने क्या करना चाहिए, इन्होंने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए, राइट? यस। So the consolidated financial statements are presented to the extent possible in the same format as adopted by the parent. तो ये कैसे प्रेजेंट होंगे? So it will be presented in the same format as that of the parent. The formats for preparation of balance sheet, statement of profit and loss, changes in statement of changes in equity are prescribed under Schedule 3 of the Companies Act. वो तो अपने को मालूम है कि वो फॉर्मेट शेड्यूल 3 में दिया है, उसके हिसाब से आपने बनाना है। पेज नंबर 1 क्लियर है? इंट्रोडक्शन इजी है? यस। तो अपने इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सर क्या क्या बातें आती है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, consolidated cash flow statement, consolidated statement of changes in equity if applicable, and any explanatory notes annexed thereto. So ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है सर? ये सारी चीजें आ रही है अपने किसके अंदर? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। आई बात समझ में आपको? यस, एकदम इजी है। An entity, अब आप समझिए, an entity which prepares the consolidated financial statements under any law or regulation of the entity or suo motu might be required to also otherwise engage the auditor for conducting the audit of financial statements. अब क्या कहता है कि आप समझिए, जैसे मतलब यहां पे अब अपन क्यों पढ़ रहे हैं, अब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया। अब ये तो सर हम लोग FR में पढ़ते थे कि किस तरीके से कंसोलिडेशन करना है, किस तरीके से होता है, बराबर। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं एग्जैक्टली वही चीज आप अंडरलाइन करना है। तो आप समझिए कि भाई जो भी एंटिटी है, बराबर, होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है। अब उसको बनाना है, वो हम लोग इंड AS 110 या AS 21 सर उसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर भी कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। बट सर एक बात बताइए कि जो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग जो FR में पढ़ते हैं, ये हम लोग ऑडिट में क्यों पढ़ते हैं? तो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां पे अपने को एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है टू ऑडिट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जैसे आपके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, बराबर के नहीं, उनका जैसे ऑडिट होता है, वैसे ही यहां पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, और उन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी क्या होता है? ऑडिट होता है। और इसीलिए अपन सीए फाइनल ऑडिट के सिलेबस में अपन ये ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज अपने को सर जी इसका ऑडिट भी करना पड़ता है। सिर्फ प्रिपरेशन तक की बात होती तो हम लोग कहां पे रुक जाते हैं? FR में रुक जाते हैं। बट अब इन CFS का भी ऑडिट करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहां पे इसको ऑडिट में भी पढ़ रहे हैं। परफेक्ट है एकदम? यस। However, a law or regulation of the entity may require CFS to be audited by, अब कौन करेगा? To be audited by statutory auditor of the entity, that is the auditor who is auditing the standalone financial statements of the entity. और यहां पे एंटिटी कौन सी होगी? तो सर जी यहां पे एंटिटी होगी होल्डिंग कंपनी। तो यहां पे कौन सी एंटिटी का, एंटिटी मतलब किसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर? टू बी ऑडिटेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो कौन सा स्टैट्यूटरी ऑडिटर? तो यहां पे आप समझिए, तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो अपन बात कर रहे हैं ना, तो ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, ये किसका ऑडिटर होगा? तो बॉस ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ विच कंपनी? द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, भाई साहब, वो होल्डिंग कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट करेगा ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसी बात है। क्लियर एकदम? यस, परफेक्ट है। सो that is the auditor who audits the standalone financial statements of the entity. The guidance note on audit of CFS on specific issues and audit procedures to be applied, तो guidance note लगा देंगे। This guidance note is used for auditing the financial statements. ये क्लियर है एकदम? सिंपल सी बात है, परफेक्ट है। अब यहां पे ये एक बेसिक पार्ट दे रखा है
कि सीएफएस कौन कौन बनाएगा, व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस एंड किसे किसे एग्जेम्पशन दिया गया है या कौन से कंपनीज को सीएफएस में नहीं लेने का है। अब ये बात करते हैं, चलिए तो रिक्वायरमेंट क्या है। सो अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये थोड़ा फास्ट पढ़ते क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक, ये अपने ऑडिट से कहीं कुछ नहीं है, ये बस इन्होंने एक बैकग्राउंड एक बेस क्रिएट किया है कि भाई ये सीएफएस होता क्या है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, उसकी बात करते हैं। So according to section 129 subsection 3 of Companies Act, where a company has one or more subsidiaries including associate company and joint venture, it shall in addition to its own financial statements shall prepare what consolidated financial statements of the company and all the subsidiaries shall prepare what consolidated financial statements खुद के along with what all other subsidiaries। ये एकदम बात सिंपल है। Further, section 129 subsection 4 of the said act provides that the provisions applicable for preparation, adoption and the audit of financial statements of holding company, बराबर किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हो, बराबर के नहीं आप अडॉप्ट करते हो और ऑडिट करते हो, मतलब जैसे आप होल्डिंग कंपनी के करते हो, shall mutatis mutandis apply to what consolidated financial statements। mutatis mutandis मतलब क्या कहते हैं दोस्तों, mutatis mutandis मतलब mutatis mutandis मतलब इन सिमिलर मैनर, mutatis mutandis मतलब क्या कहते हैं, तो mutatis mutandis स्टैंड्स फॉर व्हाट, इन सिमिलर मैनर। जैसे आप होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, अडॉप्ट करते हो, उसको बोर्ड मीटिंग में रखते हो, उसको अप्रूव कर शेयर होल्डर्स को पहुंचाने तक पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करता है, the same formalities, the same procedures will be adopted by what, the auditor who is conducting the audit of CFS। क्लियर, एकदम सिंपल सी बात है। सो यहां पे यही बातें आ जाती है, सिमिलर पॉइंट्स है, द सीएफएस शैल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर दे आर साइन्ड ऑन बाय द बोर्ड and shall also be laid before the annual general meeting of the company with the laying of its standalone financial statements। सही बात है। एंड इसके अंदर उन्होंने सेलिएंट फीचर्स देने हैं इन फॉर्म नंबर एओसी 1। ठीक है ना, आपने कभी देखा है ये फॉर्म नंबर एओसी 1? आपको मैं टाटा मोटर्स का फॉर्म नंबर एओसी 1 दिखाता हूं। टाटा मोटर्स, इसमें सेलिएंट फीचर्स मतलब क्या है, की डिटेल्स कि कितने सब्सिडरीज है, बराबर उनका कितना प्रॉफिट है, बराबर कहां पे लोकेटेड है वो, तो ये सब बातें जो है ना वो सब्सिडरी के बारे में सेलिएंट फीचर्स ये आपको कहां मिलेंगे, तो ये सेलिएंट फीचर्स आपको देखेंगे कि जब सीएफएस बनाते हैं तो ये सेलिएंट फीचर्स आपको मिलते हैं यहां पे इन फॉर्म नंबर व्हाट, इन फॉर्म नंबर एओसी 1। तो आप अगर देखोगे यहां पे आपको क्या दिखता है, स्टेटमेंट परसुएंट टू फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 129 रेड विथ रूल 5 इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एओसी रिलेटिंग टू सब्सिडरी कंपनीज। तो पार्ट ए उसके सेलिएंट फीचर्स, तो सेलिएंट फीचर्स अपन क्या देते हैं उसके कि कौन से कंट्री में ये सब्सिडरी है, उनकी करेंसी कौन सी है, क्या एक्सचेंज रेट है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उनके टोटल एसेट्स, टर्नओवर, पीबीटी, तो जो क्रक्स जो मेन चीजें होती है ना, तो वो सारी डिटेल्स आपको दी जाती है एंड दैट इज व्हाट इज गिवन अंडर फॉर्म नंबर एओसी 1। ऐसे बहुत सारी डिटेल्स दिए जाते हैं हर इसके कि फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर्स के, सब्सिडरीज के, सबके डिटेल्स दिए जाते हैं। तो ये जो है द कंपनी शैल आल्सो अटैच अलोंग विथ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अ सेपरेट स्टेटमेंट containing salient features of financial statements of subsidiaries in form number AOC 1। क्लियर एकदम। सो यहां तक अपन ने क्या पढ़ा भाई, जिस कंपनी की होल्डिंग जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी, एसोसिएट या जेवी है, उन्होंने सीएफएस बनाना है। जिस तरीके से वो होल्डिंग कंपनी अपने खुद के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है उसी तरीके से उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर, अडॉप्ट और साथ ही साथ उसका ऑडिट कराना है। क्लियर एकदम बात, बिल्कुल सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बोर्ड ने इसको अप्रूव करना है बिफोर साइनिंग एंड देन वी टॉक अबाउट दिस कि दीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल आल्सो बी लेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग एज व्हाट वी ले दी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये सीएफएस के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने फॉर्म नंबर एओसी 1 के अंदर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सॉरी सब्सिडरीज के आपने सेलिएंट फीचर्स आपने दिखाने हैं। क्लियर एकदम बात, बिल्कुल सर। According to the rules, the consolidation shall be prepared in accordance with what Schedule 3 के हिसाब से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। However, where the company is not required to prepare, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने बनाना चाहिए। सिंपल एकदम, यस। अब यहां पे आपको ये याद आता होगा, बचपन में अपन ने पढ़ा था कि कौन से कंपनीज को एग्जेम्पशन दिया गया है, एग्जेम्पशन from preparation of
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको याद है अपन ने बात करी थी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, कंपनी ऑडिट में बात कर रहे थे अपन, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ए, उसकी इंटरमीडिएट सब्सिडरी बी एंड अल्टीमेट सब्सिडरी सी। ए बी सी के अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल हो चुके हैं, बी जो है ये होल्डली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है या पार्शियली ओन्ड है, तो बाकी के जो मेंबर्स है उनको अपन ने इन्फॉर्म कर दिया दैट सीएफएस विल नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। फिर ये कंपनी है, इसकी सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन और आउटसाइड इंडिया। एंड लास्ट में कहते थे अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जो ए है ना, तो उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी फाइल कर दिए गए हैं, तो जो इंटरमीडिएट सब्सिडरी कंपनी है बी और सी, उनको सीएफएस फाइल करने की जरूरत नहीं है ना प्रिपेयर करने की जरूरत है। याद आता है ऐसा अपन ने पढ़ा हुआ है कंपनी ऑडिट इस चैप्टर में? यस। तो ये यहां पे उसी पैराग्राफ को यहां पे फिर से रिप्रोड्यूस करा गया है। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल। सो ये यहां पे इतना पढ़ के हो चुका है। तो एज पर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 129, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो if it on application to the class or class of companies or by notification exempt any class on central government may on its own or on application by a class of company exempt any class or classes of companies from complying with any of the requirements of section number 129 or the rules made thereunder considered necessary if it is necessary to grant exemption if it is not public interest and such exemption may be granted either unconditionally or subject to such conditions। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकता है if it is in what public interest conditionally or unconditionally। क्लियर है? एकदम परफेक्ट है। Thus the companies having subsidiaries which have previously never prepared CFS must prepare their CFS in adherence with the mandatory requirement। तो भैया जिन्होंने भी नहीं बनाया उनको बनाने की जरूरत है। क्लियर है एकदम? यस। अब यहां पे कौन से कंपनीज को उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया है? सो दिस विल बी व्हाट, नॉट द क्या बोलते हैं, एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। इन्वेस्टमेंट एंटिटी नीड नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स if it is in accordance with if it is required in accordance with paragraph 31 of Ind AS to measure all its subsidiaries at fair value through profit and loss। आई बात समझ में? सो अगर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के सब्सिडरीज है, तो उस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जो उसके सब्सिडरीज है उन्होंने सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने उन सब्सिडरीज को फेयर वैल्यू पे मेजर किया है तो। क्लियर एकदम? अब समझिए बात को एकदम आराम से, अब इसको रीड कीजिए एकदम अच्छे से। चलो, सो एकदम सिंपल है। तो अभी अपन यहां पे क्या देख रहे हैं? तो एग्जेम्पशन टू इन्वेस्टमेंट कंपनी। आप समझिए बात को। सो यहां पे अपन क्या कह रहे हैं? एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट अपन क्या कहते हैं? एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, किसको दिया है? फर्स्ट इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। कौन है? इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। तो इसके कंडीशंस क्या है कि इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, तो आपको इसके कंडीशंस मालूम है इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी के, तो मैं वो लिखता नहीं हूं चार्ट में, तो वो अपना सिंपल है। तो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी को एग्जेम्पशन दिया गया है। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी।
तो इन्वेस्टमेंट कंपनी को कब नहीं बनाने की जरूरत है? व्हेन दे वैल्यू their subsidiaries at fair value। तो इन्हें भी क्या करने की जरूरत नहीं है, इन्हें भी सीएफएस में, इनको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है एकदम। साथ ही साथ जब इनका कंट्रोल, अपन ये आगे पढ़ेंगे भी, जब टेम्पररी कंट्रोल होता है, जब इनका इंटेंशन ये है, इंटेंशन क्या बोलता है कि अपन ने इसको टेम्पररी रखना है, अपने को ये सब्सिडरी को नहीं ज्यादा देर तक रखना है, टेम्पररी है, बाद में बेच देने का है इसमें का स्टेक। तो उस समय पे भी इन कंपनीज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सीएफएस में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, अपन ये आगे देखेंगे। ठीक है, चलो तो एक बार पहले आप क्या करो, इतना जो ये समरी चार्ट है ये यहां तक का, आप फटाफट इसको नोट कर लो अभी। तो चलो यहां से आप आगे बढ़ते हैं अभी। सो अभी क्या कहते हैं, एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी नीड नॉट प्रिपेयर व्हाट सीएफएस व्हेन दे मेजर ऑल ऑफ इट्स सब्सिडीज एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब क्या है आपको पता है, राइट, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां पे इसीलिए अ पेरेंट शैल डिटरमाइन वेदर इट इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी और नॉट। सो अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है या नहीं है, पेरेंट ने देखना है, उसके हिसाब से सीएफएस का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगा नहीं होगा वैसी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ए हो गया ना सबका लिख के, हो गया ना? सो एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन सी होती है? अब सवाल यह आता है, सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी किसे कहेंगे? विच एंटिटी विल बी क्लासिफाइड एज द इन्वेस्टमेंट एंटिटी? सो एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी ऐसी एंटिटी है, मतलब जिसका काम क्या है, इन्वेस्टमेंट करना है। एज द नेम सजेस्ट, इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन सी एंटिटी होती है? तो सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी ऐसी एंटिटी होती है जिसका काम क्या होता है कि भैया पैसे को लगाते जाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, और क्या ही है। So an investment entity is the entity which obtains what? Investment entity is the entity which obtains funds
from one or more investments for the purpose of providing those investors with what investment management services। तो अपन लोगों से पैसा लेते हैं, बराबर, और क्या करते हैं, उसको हम लोग उनके पैसे को अलग अलग जगहों पे निवेश करते हैं। Then they commits to the investors that the business purpose is to invest funds solely for the returns from the capital appreciation, investment income or both। हम कभी भी अपना भी पैसा अपन लगाते हैं तो अपना गोल क्या होता है, अपन अपना इंटेंशन भी क्या होता है, जब अपन पैसा लगाते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपना इंटेंशन क्या होता है, सर अगर मैंने 1000 रुपए लगाए तो 1000 के 2000 होने चाहिए, कैपिटल अप्रिसिएशन होना चाहिए। या अगर 1000 रुपए लगाया है तो सर उससे मुझे एक पीरियोडिक बेसिस पे इनकम आना चाहिए। या सर मैं दोनों एम करता हूं कि उस पैसे से मुझे इनकम भी आना चाहिए प्लस उस एसेट की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। सो कैपिटल अप्रिसिएशन, जैसे अपन लैंड की बात करते हैं तो सर मैंने लैंड में अगर पैसा लगाया तो उस लैंड का 1000 का 2000 होना चाहिए, कैपिटल अप्रिसिएशन होना चाहिए, प्लस उस लैंड का इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, बस उस लैंड से मुझे इनकम भी आनी चाहिए। तो इधर वेज जब हम लोग के जो इन्वेस्टमेंट एंटिटीज होते हैं, हम लोग को ऐसी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं जो आपको एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन करा के देंगे या उससे इनकम जनरेट करके देंगे या दोनों करके देंगे, तो सर जी उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी। आई बात समझ में? एंड ये जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं सो दे हैव टू मेजर द एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस सब्सटेंशियली ऑन विच बेसिस। तो अपनी क्या बात हो रही है, इट शुड बी मेजर्ड ऑन व्हाट, द फेयर वैल्यू बेसिस। ऑन विच बेसिस, ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। तब जाके अपन क्या कहेंगे, तब जाके अपन कहेंगे कि यस ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और ये फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने क्या करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आगे, however as per paragraph 33 of Ind AS 110, a parent of an investment entity shall consolidate all the entities it controls, including those controlled through an investment entity subsidiary, unless the parent itself is an investment entity। अगर पेरेंट अगर खुद इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको सीएफएस करने की जरूरत नहीं है, अगर वो फेयर वैल्यू पे होता हो तो। अदरवाइज उसने सारे उसके जो सब्सिडरीज है इंक्लूडिंग द सब्सिडरी विच इज व्हाट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, उसको उसने कंसोलिडेशन में लेना बहुत जरूरी है। ये पैराग्राफ आपके लिए एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर के नहीं? सो क्या लिखा हुआ है, पेरेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी shall consolidate all the entities that it controls, including those controlled through investment entity subsidiary। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग दोस कंट्रोल थ्रू एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी सब्सिडरी अनलेस द पेरेंट इटसेल्फ इज अ सब्सिडरी। मतलब आप समझिए बात को, यहां पे अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पे ये एक पेरेंट कंपनी है, बराबर, और इस पेरेंट के ये क्या है, अलग अलग, ये अलग अलग क्या है, सब्सिडरीज है। ठीक है ना, बात ध्यान से सुनना। तो ये अलग अलग क्या है, ये अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज है, ये अलग अलग क्या है, ये सब्सिडरी कंपनीज है। तो ये पेरेंट और प्लस ये सब्सिडरीज, बराबर, ये पेरेंट और ये सब्सिडरी, ये सब्सिडरी, ये सब्सिडरी, इनका मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, इनका मिलके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएगा। इनका मिलके क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा। इनमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बट अगर ये जो सब्सिडरी है ना बॉस, ये सब्सिडरी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो इसके भी जो अगर सब्सिडरीज होंगे ना, इसको भी अपन सीएफएस में जोड़ेंगे, बराबर के नहीं? बट अगर ये पेरेंट इटसेल्फ, देखो ये यहां तक समझा गया आपको, तो कौन कौन आएगा, पेरेंट के, इसके, 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 प्लस साथ ही साथ इसके, इसके और इसके भी आएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग दोस कंट्रोल थ्रू एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी सब्सिडरी, बराबर के नहीं? मतलब सब्सिडरी जो अपनी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उसके तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ जो उस इन्वेस्टमेंट एंटिटी के सब्सिडरीज है उसको भी हम लोग लेंगे। बट अगर अपना ये पेरेंट, अगर ये पेरेंट अपना कौन है, ये पेरेंट अगर अपना इन्वेस्टमेंट एंटिटी है विच वैल्यूइंग द इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू, तो इसको सीएफएस बनाने की फिर इसको भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसको बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है एकदम? यस, परफेक्ट। सो यहां तक ये आपको इन पेजेस में कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहां से। ये जो केस स्टडीज है आप ये आराम से घर पे पढ़ लेना, केस स्टडीज मॉड्यूल के, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट की बात करते हैं। तो यहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन में मुझे बताइए आपको कुछ दिक्कत है क्या?
यहां पे कुछ भी क्वेरी है क्या आपको? नहीं, एकदम बढ़िया, परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास, वेरी वेल। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इज प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। ये अपने को पता है, वी ऑल नो दैट ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ये सर किसकी जिम्मेदारी है? तो सर जी सीएफएस बनाने की जिम्मेदारी जो है ये किसकी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? बोलते क्यों नहीं सर? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट है। सो अब पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब आपको यहां पे ये पता है क्या हो रहा है यहां पे। सो यहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है? ये सेकंड पॉइंट अपन यहां पे ब्राउन कलर में लिखा है, आपको दिख रहा है यहां पे। सर द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच कंपनी? सर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट कंपनी। ओके ओके, सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में खास, चिल में एकदम। सो क्या कहते हैं? The responsibility for preparation and presentation of financial statements among other thing is that of the management of the parent. So किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट। अब उनके इस जिम्मेदारी में क्या क्या आएगा? सिंपल बात है, एकदम आराम से आप समझिएगा। क्या कहते हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं सर, बात करते हैं आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स that are included including the financial information of the components to be included in the CFS. फर्स्ट पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब क्या है कि भाई कौन सी सब्सिडरी है, कौन सी एसोसिएट कंपनी है, कौन सी जॉइंट वेंचर कंपनी है, बराबर, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ना सर। आई बात समझ में? तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करो। आई बात समझ में? फिर वेयर अप्रोप्रिएट द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के हिसाब से आपको क्या क्या अलग की कौन से सेगमेंट्स में अपने ये सब्सिडरीज है, बराबर, तो उसको आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग व्हाट रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करो, प्लस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो फॉर रिपोर्टिंग। देन ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स। देन मेक अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स आपको पता है कौन सी एडजस्टमेंट्स होती है? सर नहीं पता, मैं बताता हूं आपको। एक आपकी होती है कौन सी? परमानेंट एडजस्टमेंट्स होती है आपको, परमानेंट एडजस्टमेंट्स, बराबर। और सेकंड अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स। आपको याद है ये करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स, एक परमानेंट एडजस्टमेंट्स होता है और एक करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स होता है। परमानेंट एडजस्टमेंट्स मतलब जो आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो आप रिकॉर्ड करते हो ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, टॉपिक के कुछ याद आता है क्या आपको? जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो आप लेते हो कि आपको कंपनी के अंदर जो स्टेक लेना है आपको, तो स्टेक एक्वायर करने के लिए आप परचेस कंसिडरेशन पे करते हो। तो जब आप वो परचेस कंसिडरेशन पे करते हो उसको बोलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इफ दैट इज मोर देन व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, व्हाट वी कॉल इट एज वी पेड व्हाट गुडविल, उसको बुक्स में अपन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? उसको गुडविल के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड इफ वी गिव लेस मनी देन देयर नेटवर्थ, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल रिजर्व। तो जब अपन फर्स्ट टाइम अपन क्या करते हैं, अपन एक्वायर करते हैं, तो उस समय पे अपन जो एडजस्टमेंट्स करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? परमानेंट एडजस्टमेंट्स। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से दिखाते हैं। एंड फिर करंट पीरियड में जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स है अपने लिए प्लस माइनॉरिटी के लिए जो उसको अपन बांटते हैं, तो दैट इज व्हाट एवरी ईयर व्हाट वी डू इज कॉल्ड एज व्हाट? द करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स। तो आपको अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं। साथ ही साथ आपको इसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए अकाउंटिंग आपको देखना पड़ता है, तो बहुत सारे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो वो सारी एडजस्टमेंट्स आपको देखना बहुत जरूरी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट, नॉट एज अ ऑडिटर। यहां पे आप समझना अपन किसकी बात कर रहे हैं? तो सर जी वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट, बॉस, समझ में आया ना? सो अपन क्या कहते हैं? सबसे पहले कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनके सेगमेंट्स, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनके सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद रिलेटेड पार्टीज और उन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है वो आइडेंटिफाई कर लेना, फिर इनसे रिलेटेड एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना, और फिर अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स करके आप क्या करिए? आपके जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, बराबर, आपके जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है उसको हार्मोनाइज कीजिए, मतलब मैच कीजिए, सिंक में लेके आए। एंड देन जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कन्वर्जन करना है कि उसका पॉलिसी अलग है, इन्वेंट्री को अकाउंट करने का अपना अलग है, तो उसको कन्वर्ट करके उसको अपने पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से प्रेजेंट करना है, तो वो कन्वर्जन वेरेवर एप्लीकेबल आपको करिए।
सो दिस इज ऑल व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। तो एग्जाम में बॉस यहां पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा, इन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। तो यहां पे ये आपको 7 पॉइंट्स आपको नजर आते हैं, ये आपको लिख के आना है। आई बात समझ में आपको? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेरेंट क्या है यहां पे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट कंपनी इज टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पॉइंट नंबर 1। और ये प्रिपरेशन करने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए? तो सर ये प्रिपरेशन करने के लिए दे शुड आइडेंटिफाई कि कौन से अपने सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स है, उनके सेगमेंट्स फाइंड आउट करेंगे फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, उन रिलेटेड पार्टीज के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस अपन कर रहे हैं वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। फिर इन सबके बारे में कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपने को लेनी है। फिर वो एक्यूमुलेट इंफॉर्मेशन अपन लेने के बाद जो अपने क्या बोलते हैं उसको, ये कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स करने ना अपने को, करंट पीरियड के परमानेंट एडजस्टमेंट है, जो फर्स्ट टाइम प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, कुछ याद आता होगा आपको। आप ये फाउंडेशन क्या बोल रहा हूं, आप ये इंटर में भी करते थे बराबर, तो वो आपको करना है। एंड फिर हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, एंड ऑल्सो व्हाट द गैप कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल। सो ये सारी बातें आपको करनी है। So apart from the above, the parent ordinarily issues instructions to the management of its components specifying the parent's requirement relating to financial information of the components to be included in CFS. The instructions ordinarily cover the accounting policies applied, statutory and other disclosures requirement. मतलब अपन बोलेंगे components को, subsidiary, JV, associates को, देखो भाई ये information हम लोग को CFS के लिए चाहिए, आप वो दीजिए। हम लोग थोड़ी ना जाके हम लोग देखेंगे करके। क्लियर एकदम? यस। तो यहां पे सेकंड बुलेट पॉइंट अपना खत्म हो जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट इन रिलेशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कम ऑन एवरीबॉडी गाइस, टेल मी आपको कुछ भी यहां तक कुछ क्वेरी है क्या? कुछ भी पार्ट आपको जो नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो फिर अपन यहां से आगे बढ़ेंगे। मस्त है एकदम, मजा आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा है, 6 पन्ने खत्म हो गया आउट ऑफ 30। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल सा टॉपिक है। बोलो क्लियर है एकदम? डन है? डन। चलो, सो अब बात करते हैं अबाउट व्हाट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेड एंड बटर अपने लिए। अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। अब किसकी बात करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपन किसकी बात करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना? यस। अब ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही तो अपने लिए क्या है, एग्जाम में इससे रिलेटेड ही तो क्वेश्चन आने अपनी की कि अपनी एज एन ऑडिटर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और फिर ऑडिट कंसिडरेशंस क्या है। फिर बाद में बाकी चैप्टर में कुछ खास दम नहीं है, खत्म हो गया। ये अब आपको समझ में आ गया सीएफएस क्या होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, एनी गेसेस की ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी? भाई यही सब जो ऊपर होना है वो बराबर से हुआ या नहीं हुआ है। चलिए आइए देखते हैं, चिल मेरे। सो अभी क्या कहता है, सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 रिक्वायर्स दैट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल इन प्रिपरेशन। ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने बराबर। ये मुटेटिस मुटेंडिस शैल अप्लाई, मतलब इवन द ऑडिट जो है ना, दे अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई टू सीएफएस। मतलब जैसे आप स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते थे, सिमिलरली सीएफएस का भी ऑडिट होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट इज रिटन अंडर 129 सबसेक्शन 4। Besides other matters, the principal auditor of the CFS is responsible for expressing his opinion on whether consolidated financial statements are prepared in all material respects in accordance with the financial reporting framework under which the in material respects in accordance with the financial reporting framework under which the parent prepares the CFS बराबर। तो यहां पे आप समझिए इस ऑडिटर को, आप ध्यान से सुनना, यहां पे अपन क्या कहते हैं आप समझिए, ये पेरेंट कंपनी है, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट नाउ। यहां पे आप समझिए ये कौन है, ये पेरेंट कंपनी है बराबर। ये इस पेरेंट कंपनी के कौन है, सब्सिडरीज है। यस सर, ये सब्सिडरी, ये सब्सिडरी, ये सब्सिडरी। इनके इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ सबके क्या बनते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट होता है। यस सर। तो अब यहां पे ऑडिट करके अपने को एक तो क्या ओपिनियन देना है, तो यहां पे अपन ओपिनियन क्या देंगे, सो यहां पे अपन ओपिनियन देंगे इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सुना है कभी आपने ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क? अपन ने ऐसे नंबर कौन सा, ऐसे नंबर कौन सी बात कर रहे हैं अपन,
तो सर जी अपन ने यहां पे ऐसे नंबर कौन सा पढ़े थे, ऐसे नंबर 700, जिसके अंदर अपन क्या बोलते थे, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता था और एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता था। तो इसमें अपन क्या ओपिनियन देते थे कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बस यहां पे अपने को क्या देखना है कि ये जो सीएफएस जो बनाए गए हैं, क्या वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं या नहीं बने, वो अपने को रिपोर्ट करना है। आई बात समझ में आपको? यस। एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली वो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये भी अपने को रिपोर्टिंग करना जरूरी है। सही है एकदम? यस। सो यहां पे अपने को क्या देना है ओपिनियन, आपको समझ में आया क्या? कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से कि जैसे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट के बने हैं उसके हिसाब से क्या सीएफएस बने हैं क्या नहीं बने हैं, वेदर दे आर प्रिपेयर्ड, उसके हिसाब से वो अपने को रिपोर्ट करना है। ये अपन ने ऐसे नंबर 700 में कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पढ़ा था, उसमें अपन ने बात करी थी वेदर दे आर प्रिपेयर्ड, उसके हिसाब से अपन ने बात करी थी। सही है एकदम? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। Therefore, the auditor's objectives, अभी क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव्स, इससे रिलेटेड। अब अपन ने पेरेंट के देखी, पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आइडेंटिफाई करो, ये करो। अब ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बराबर? तो देखो एक एक पॉइंट आराम से। He should satisfy himself, क्या कहता है? He should satisfy himself that they have been prepared in accordance with the financial reporting framework. To enable himself to express an opinion that they give what true and fair view, मतलब एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड सेकंड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद इंक्वायर इनटू द मैटर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो जो एप्लीकेबल होगा 143 सबसेक्शन 1 में उसके ऊपर रिपोर्टिंग करेगा। मतलब आपको याद आता है वो ए बी सी डी ई एफ, whether loans and advances made by the company have been properly secured, whether transactions by mere book entries have been prejudicial to the company's interest, whether company other than banking and investment company have, वो याद आते हैं आपको पॉइंट्स? तो वो इंक्वायर करना है, जो जो एप्लीकेबल होगा सीएफएस के अंदर वो रिपोर्ट करना है आपको। फिर उसके बाद टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स इन द क्लॉजेस ए टू आई ऑफ 143(3), ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट, ये भी कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। तो क्या कहते हैं, whether he has obtained all the information and explanation to the best of his knowledge and belief which is necessary for the purpose of conducting the audit, whether proper books of accounts as required by law has been maintained। ऐसे कुछ आपको पॉइंट्स याद आते हैं आपको? यस। तो वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फॉर अदर, तो वो पॉइंट अपन बात करते हैं यहां पे। फॉर अदर मैटर्स अंडर 143(j) की उसके अंदर क्या कहते हैं कि whether there is any delay in transferring to investor education protection fund any contingent liabilities वगैरह है क्या, सो वो 143(3)(j) के अंदर लिखे गए हैं। तो बेसिकली 143(3) के अंदर जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसके बारे में अपने को रिपोर्टिंग करना है, बराबर। कमेंट ऑन द मैटर्स इन सब रूल ए बी सी टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल एंड ऑल्सो द ऑडिटर शुड वैलिडेट the requirement of preparation of CFS for the company as per the applicable financial reporting framework। क्या करना है आपको? आपने रिपोर्ट करना है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्लियर एकदम? यस। एक बार ये ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लीजिए एक बार। चलो डन है, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। सो एक बार फिर से अपन ऑडिटर को अभी क्या करना है आपको समझ में आ गया। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? सो आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट आपने पढ़ा है। अब अपन सर जी बात करते हैं अबाउट व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, बोलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट की अपन बात कर, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट हो गया। अब ऑडिटर की बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या सॉरी क्या कहते हैं अपन यहाँ पे कि सर उसने क्या कहना है कि उसने चेक करना है कि whether it has been prepared as per the applicable financial reporting framework, whether it is given true and fair view,
फिर इंक्वायरी करना है अंडर 143 सबसेक्शन 1, ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट अंडर 143(3), एंड साथ ही साथ की बाबा रिक्वायरमेंट्स जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए चाहिए वो सब आपने करा या नहीं करा वो आपने बातचीत करनी है। क्लियर है एकदम? परफेक्ट। साथ ही साथ अब क्या कहता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अभी किसकी बात करता है? दो बातें अपनी जो एकदम सिंपल है, एसेज आपको दिए गए हैं, आपको स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट्स दिए गए हैं बाय द इंस्टीट्यूट। तो आपने साथ ही साथ इनका जब ऑडिट कर रहे हो तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस आपने उसको फॉलो करना है टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है एकदम? So they should be applied in the same manner to audit the consolidated financial statements as they apply to the audit of standalone financial statements. It means that the auditors while conducting the audit is expected to क्या क्या करेंगे बच्चा? सर प्लान करेंगे वर्क को to conduct an audit in effective, efficient and timely manner. याद आता है मॉड्यूल 1 का आपका फेवरेट चैप्टर ऑडिट प्लानिंग। So audit is planned to conduct the audit in effective, efficient and timely manner. Yes sir, प्लान करेंगे। Then we will obtain understanding of the entity, its environment including its internal control. तो यहां पे अपन IT systems को भी इंक्लूड करेंगे। बस यहां पे क्या होगा, लाइक कंसोलिडेशन टूल कि आप किस तरीके से कंसोलिडेट करते हो, sufficient enough to plan the audit and decide, sufficient to plan the audit and determine the nature, timing and extent of his audit procedures. This will help to develop an effective approach. And obviously throughout the audit we are supposed to maintain what? A professional judgment to assess the audit risk, design audit procedures so that the risk is reduced to what? An acceptably low level. तो भाई साहब आप समझिए ये तो अपने ऑब्जेक्टिव्स है कि अपने को क्या अचीव करना है, what we want to achieve, तो ये बात है, and how we are going to achieve is what we do normally. प्लानिंग करने का है, अंडरस्टैंडिंग लेने का है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करना है, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना है टू डिसाइड द ऑडिट रिस्क एंड डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर्स सो दैट वी कैन रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। क्लियर है एकदम? सिंपल है ना चैप्टर? सर बहुत सिंपल है। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जरा बच्चों ये जो पॉइंट्स है ना एकदम बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फास्ट पढ़ेगा मैं बराबर ऑडिटिंग दी कंसोलिडेशन, क्योंकि सब जो पॉइंट्स है ना देखिए अपन ने जो है ना इतना जो पढ़ा है अपन ने आज तक बराबर उससे ही सब कनेक्टेड है। सो व्हाट आई विल डू इज नाउ आई विल रीड इट वेरी फास्ट बिकॉज ये पूरे जो अपन ने इतना जो पूरा ऑडिट करा है ना वो सिमिलर मैनर में वो वैसा ही आपका ऑडिट होने वाला है। बस आपको क्या करना है कि ये जो प्रोसीजर्स दी गई है वो आपने फॉलो करी है कि नहीं सीएफएस में, उसको अपन ने चेक करना है। मार्जिन में शॉर्ट शॉर्ट नोट्स अपन लिखते जाएंगे जिससे आपको ये पूरा पूरा पार्ट पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है? ओके। सो द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव एन इंपैक्ट ऑन रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिट करते समय कौन सी बातों को अपन ने ध्यान में रखना है? चलिए एकदम सिंपल है, फटाफट ध्यान देना। The consolidated financial statements are prepared on the basis of separate financial statements of the parent and its components using the consolidated procedures prescribed by accounting standards. मतलब आप क्या करते हो, आप एकदम सिंपल हाँ, बेसिस क्या है, सीएफएस का बेस क्या है? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे अपने मार्जिन में यहाँ पे बेसिस क्या है भाई? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होल्डिंग के भी और सब्सिडरी के भी। हम लोग क्या करते हैं फिर लाइन बाय लाइन आइटम मर्ज करते हैं ना उसको, ये इसका लिया ऐड करो टोटल दिखाओ, इसका लिया ऐड करो टोटल दिखाओ। जो भी कॉमन आइटम्स है मतलब जो इंटर उनके ट्रांजैक्शंस है तो उसने क्या कर दिया है उसको अपन ने क्या कर देना है, निकाल देना है। आई बात समझ में आपको? राइट सर, इन बोथ हेडिंग्स दैट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, लास्ट 2 points have been skipped in the class notes given by you. Should we also revise this chapter from module? Yes, बिल्कुल भी सब लोग करो। अगर अपने बुक में नहीं है तो लेटेस्ट आईसीए के मॉड्यूल के हिसाब से अपन उसको ऐड कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है वैभव। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं, बेसिस क्या है इसका? सो बेसिस अपना क्या है कि बाबा जो सीएफएस अपन बनाते हैं तो वो सीएफएस को अपन ने क्या करना है, अपन ने सीएफएस को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसका? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट एज वेल एज ऑफ व्हाट सब्सिडरीज, अपन ने उस बेसिस पे अपन ने बनाना है। क्लियर है एकदम? परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बेसिस होने के बाद the auditor of consolidated financial statements may use the work of other auditors as per the requirement of SA unless the auditor of consolidated financial statements
इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रुप। मतलब आप समझिए यहां पे एसए 600 का इस्तेमाल आप कर सकते हो यूजिंग द वर्क ऑफ व्हाट अदर ऑडिटर्स। मतलब आप समझिए यहां पे जैसे कि होल्डिंग कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं और सीएफएस का भी मैं ही ऑडिट कर रहा हूं, बराबर। बट एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी 1, उसका ऑडिटर मान लो स्वप्निल सर है, तो इन दैट केस आई कैन यूज द वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर, दैट इज द ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट। I can take their help in conducting what the entire audit of consolidated financial statements। मैं उसकी मदद ले सकता हूं अनलेस उस सब्सिडरी का भी ऑडिटर मैच है, होल्डिंग का भी ऑडिटर मैच है और सीएफएस का भी ऑडिटर मैच है, तो काहे का आप अदर ऑडिटर का हेल्प लोगे? मतलब सब कुछ तो आप ही हो। कभी कभी लगता है अपुनिश भगवान है, वैसा टाइप हो गया। सो यहां पे इस पार्ट में क्या कहता है, देखो यहां पे ये आपकी पेरेंट कंपनी है, बराबर। तो यहां पे पेरेंट कंपनी का ऑडिटर कौन है? लेट अस से एचजे, बराबर। और यहां पे आप देखोगे यहां पे ये जो है ये सब्सिडरी है, तो इस सब्सिडरी का ऑडिटर कौन है? तो सर इस सब्सिडरी का ऑडिटर कौन है? लेट अस से एसपी। अब इनके बेसिस लिए अपन ने इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके अपन ने क्या किया, अपन ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया। और ऑब्वियसली इसका ऑडिटर कौन करेगा? इसका ऑडिट एचजे करेगा, बिकॉज एचजे इज द ऑडिटर ऑफ द पेरेंट कंपनी। तो इसके लिए एचजे क्या करेगा? इसका ऑडिट करेगा। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो इस केस में क्या हो जाता है, एचजे जो है ना, एचजे कैन यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। एसपी का काम वो यूज कर सकता है अनलेस, क्या कहता है, अनलेस द ऑडिटर ऑफ सीएफएस इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रुप। मतलब अगर एचजेट सब्सिडरी का भी ऑडिटर है तो भाई कैसा अदर ऑडिटर का यूज करेगा ना, आप समझेगा। अदर कंपोनेंट्स का अगर मैच ऑडिटर है तो मैं और किसका काम यूज करेगा, ऐसी बात है। तो यहां पे ऐसे 600 आप यूज कर सकते हो। सो ऑडिट कंसिडरेशंस में अपन ने क्या लिखा, बेसिस में फर्स्ट पॉइंट की आप सीएफएस बनाते हो, वो बेसिस होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट एज वेल एज ऑफ द सब्सिडरी। एंड आप ऑडिट करते समय आप ऐसे 600 को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यस, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये रिपीट हो जाता है पॉइंट्स, इसीलिए मॉड्यूल में क्या होता है, बहुत सी बार कंटेंट रिपीट हो जाता है, तो भाई बोर होता है वो पढ़ने के लिए, वो रिवीजन हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो फास्ट फास्ट पढ़ते हैं। सीएफएस including the intermediate are prepared using what separate financial statements of parent and its components and also other financial information which might not be covered by separate financial entities. The other financial information will include disclosures to be made in the CFS about the components, proportion of items included in CFS to which the different accounting policies have been applied where permitted. Adjustments made if effects to significant transaction or other events that occur between the financial statements of parent and components as the case may be. Thus, the other financial information would require to be additionally disclosed. When the auditor accepts the audit of financial statements, when the auditor accepts the audit of CFS, the auditor should assess whether, based on his work alone, whether he would be able to express his opinion on true and fair view presented by the CFS. If the auditor of his view that his own participation may not be enough or sufficient, he should consider using the work of other auditors. Such other auditors might be statutory auditors of separate financial statements of one or more of the components, ठीक है, of one or more of the components or other auditors appointed specifically assisting the auditor of CFS. तो अगर आप देखोगे तो यहां पे ये जो दो पॉइंट्स है ना, यहां पे ये दो पॉइंट्स है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट ए एंड यहां पे ये जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट पॉइंट बी। तो यहां पे ये किसकी बात करता है, ये जो अपन ने ऊपर बेसिस वाला पॉइंट पढ़ा उसके बारे में बात करता है, और ये जो पॉइंट पढ़ा ये ऐसे 600 की जो बात करिए उसमें वही बात है कि जब वो एक्सेप्ट करता है वो डिसाइड करेगा कि अपना खुद का काम अपने लिए सफिशिएंट है क्या ओपिनियन देने के लिए, और अगर नहीं है तो भाई तू दूसरे ऑडिटर का काम यूज कर ले, ऐसा, ठीक है। सो ये वाला पेज भी अपना खत्म हो गया, राइट। एंड फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, तो ये ऐसे का रेफरेंस एक दिया है आपको। तो क्या कहता है इसके अंदर, so it establishes the standards when the auditor reporting on the financial statements of the entity uses the work of another auditor on the financial information. The principal auditor decides if he uses the work of another in relation to the audit of CFS, he should comply with requirements of SA 600. इतना कैसा बोलता है रे, in carrying out the audit of standalone financial statements। अब यहां पे बात करते हैं
अब यहां पे अपन ऑडिट, कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियलिटी इन कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी डू व्हाट, the computation of materiality for the purpose of issuing an opinion on standalone financial statements of each component, बराबर, of each component would be done component wise on the standalone basis. However, ये इंपॉर्टेंट है यहां से however, with regard to determination of materiality during the audit of CFS, the auditor should consider the following. So अब यहां पे अपना थर्ड पॉइंट आ जाता है और अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट. So now we talk about is materiality. अब जैसे अपन क्या कहते हैं, आर एंटायर ऑडिट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, मटेरियलिटी. जब अपन इंडिविजुअल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, तो जब अपन इंडिविजुअल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, उस समय पे क्या हम लोग मटेरियलिटी को कंसीडर करते हैं क्या? यस. उसके बेसिस पे ओपिनियन देते हैं क्या? यस. तो सर जी, बट अपन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मटेरियलिटी कंसीडर करते हैं, वो ठीक है, बट सर जब अपने को सीएफएस का ऑडिट करना है, तो सीएफएस के ऑडिट के समय पे मटेरियलिटी सर कैसे क्या क्या करें, तो उसके ऊपर कुछ कंसीडरेशंस. तो यस, यहां पे ये मटेरियलिटी की बात हो रही थी. ऑडिट कंसीडरेशंस में आप अगर हेडिंग देखोगे, तो पहले बेसिस क्या है प्रिपरेशन का, आप 600 ऐसे 600 यूज कर सकते हो अदर ऑडिटर का. एंड अब थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं किसके बारे में, यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर व्हाट, मटेरियलिटी. आइए दोस्तों देखते हैं मटेरियलिटी के बारे में. The auditor is required to compute materiality for the group as a whole. This should be used to assess the appropriateness of consolidation adjustments, that is permanent consolidation adjustments and current period consolidation adjustments. तो आपने मटेरियलिटी जब आप निकालते हो, तो आपने एंटायर ग्रुप का एज होल देखना है, एंड इसमें आपने ये यूज करना है फॉर परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स एंड करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स. परमानेंट मतलब फर्स्ट टाइम जो एडजस्टमेंट्स करते हैं ना अपन, जब एक्वायर करते हैं अपन स्टेक, तो प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, उसमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल जो एडजस्टमेंट आप करते हो, उसको अपन बोलते हैं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स. एंड देन एवरी ईयर ऑन ईयर आप जो करते हो, तो उसको अपन कहते हैं कौन सा, करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स. तो वो भी आपने मटेरियलिटी को यूज करके वो आपने डिसाइड करना चाहिए. पॉइंट नंबर 1, बराबर. सो मटेरियलिटी की जब बात करते हैं अपन यहां पे, एवरीबॉडी, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फॉर ग्रुप एज अ होल आपने मटेरियलिटी कंसीडर करना चाहिए. द पेरेंट ऑडिटर कैन ऑल्सो यूज मटेरियलिटी कंप्यूटेड ऑन द ग्रुप लेवल टू डिटरमाइन वेदर द कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल. बराबर. अब फॉर द ग्रुप एज अ होल आपने करना है, और किसके लिए यूज करना है, आपने एडजस्टमेंट्स के लिए यूज करना है. सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है कि वो कंपोनेंट उस ग्रुप में उसकी कुछ इज्जत है क्या, नहीं है. So components financial statements are material to the group and whether they should scope in additional components or consider using the work of other auditors as appropriate. अब component material है क्या, नहीं. मतलब आप समझिए बात को, यहां पे ये पेरेंट है, ठीक है. अब इसके अंदर ये सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी है, और ये भी सब्सिडरी है. अब इसके अंदर कौन सी सब्सिडरी मटेरियल है, बराबर के नहीं, ये भी तो कंसीडर करना पड़ेगा. तो आप एज अ ग्रुप एज अ होल जो आप मटेरियलिटी निकालते हो ना, वो यूज करोगे डिसाइड करने के लिए कि कौन सी सब्सिडरी मटेरियल है, कौन सी सब्सिडरी मटेरियल नहीं है. तो विच कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल, वो भी आप कंसीडर करोगे, राइट. थर्ड, द प्रिंसिपल ऑडिटर computes computes materiality for each component and communicates to the component auditor if he believes is required for true and fair view on CFS. So he will what, communicate to component auditor if he believes is required for true and fair view, कि वो materiality component auditors को भी, जो subsidiary के auditors है, उनको भी communicate करेगा कि आपकी subsidiary material है नहीं है. Obtain certain confirmations from component auditor like independence, code of ethics, certain information required for consolidation and disclosure requirements, right. So यहां पे क्या क्या हो गया, मटेरियलिटी के एडजस्टमेंट्स के लिए यूज करेंगे, कंपोनेंट्स के लिए यूज करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे उसको, कम्युनिकेट टू कंपोनेंट ऑडिटर्स, एंड लास्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं, कंफर्मेशंस लेना है अपने को
उन मटेरियल सब्सिडीज के ऑडिटर्स से कि अबाउट व्हाट द इंडिपेंडेंस कंप्लायंस विद कोड ऑफ एथिक्स एटसेट्रा। अब ये उसका एक्सप्लेनेशन फिर से आ जाता है, आइए देखते हैं। While considering the observations of the component auditor in his report in the standalone financial statements, the principles of SS 600 needs to be considered. जो कंपोनेंट ऑडिटर का जो ऑब्जर्वेशन है कि उसने जो अनक्वालिफाइड या क्वालिफाइड ओपिनियंस दिए हैं, मॉडिफाइड ओपिनियंस दिए, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है। सो इसमें क्या कहता है, while considering the observations of the component auditor in his report on the standalone financial statements, the parent auditor should also comply with the requirements of SS 600 using the work of another auditor. Therefore, the concept of materiality would be considered while considering the observations of the component auditor. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। ऑडिटिंग दी कंसोलिडेशन, अब क्या था, वो ऑडिटिंग कंसिडरेशंस थे। तो आपने ऑडिट करते समय क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, तो यहां पे अपन क्या कहते हैं, सर हमने कंसीडर करना चाहिए किस बेसिस पे बनाया है। फिर अपन बात करते हैं एसए 600 की, और सर अपन बात करते हैं मटेरियलिटी की। सही है एकदम। तो ये ऑडिट कंसीडरेशन है। तो अपन ने क्या क्या देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिट करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कंसीडरेशंस मतलब क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब वो बातें ध्यान में रखते हुए अब अपन चलते हैं और एक्चुअली इसको क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। रेडी हो आप लोग सब? सिंपल है एकदम। अब ये पूरा पूरा जो है ना, ये रीड करने का है आपको, मतलब मेरे साथ ऑब्वियसली। चलो, मजा आ रही है, मजा आ रहा है, इजी है चैप्टर। चलो लेट्स गो अहेड। बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट, बिफोर कमेंसिंग, अब ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन, तो अभी प्रायर टू दैट द ऑडिटर शुड डू व्हाट, द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क। तो यहां पे फर्स्ट बिफोर, बिफोर में क्या करना चाहिए, ही शुड डू व्हाट, प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट द ऑडिट इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। सो इसके अंदर क्या क्या था, आपने अंडरस्टैंडिंग लेना है किस चीज का, ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ आईटी सिस्टम्स एंड रिलेटेड जनरल एंड एप्लीकेशन आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स फॉर कंसोलिडेशन प्रोसेस। तो यहां पे जब अपन अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो आपको याद आता है एसए नंबर 315, जो अपन क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल्स। तो बस यहां पे एंटिटी के जगह पे आप क्या करोगे, एंटिटी के जगह पे आप यू विल अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर, और कंट्रोल्स एंटिटी के कंट्रोल्स नहीं, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स क्या है। आई बात समझ में? तो आप समझिए यहां पे जब अपन बात करते हैं ऐसे 315 क्या कहता है, भाई वैसे ही सब कुछ है, सेम है। तो ऐसे 315 क्या कहता है, वी आर सपोज टू डू व्हाट, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग व्हाट, इट्स इंटरनल कंट्रोल ना। तो यहां पे एंटिटी के जगह पे अपन क्या लिखेंगे, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड द ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स, बराबर के नहीं, इंक्लूडिंग द आईटी कंट्रोल्स, कि बाबा किस हिसाब से अपने को प्लान करने में मदद होगा। सेकेंड पॉइंट, अपने को साथ ही साथ किसका अंडरस्टैंडिंग लेने का है, तो वी हैव टू टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स एज वेल एज द कंसोलिडेशन प्रोसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंसोलिडेशन प्रोसेस की, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजमेंट आपको सीएफएस बना के देगा और अपन ने उसके ऊपर ऑडिट परफॉर्म करना है। तो हाउ द कंसोलिडेशन प्रोसेस इज डन, इंक्लूडिंग द ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन कंपोनेंट्स। तो ट्रांसलेशन मतलब क्या कहते हैं कि आपने उनकी करेंसी को अपने करेंसी में मैच करने के लिए क्या आपने करेंसी एक्सचेंज यूज किया है, क्या रेट यूज किया है, कैसे किया है वो। सो आपने क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है, एंटिटी का, फिर उनके अकाउंटिंग पॉलिसीज का, एंड देन you determine what the nature, timing and extent of the audit procedures to be performed, then using the other auditors work in the audit and coordinating the work to be performed. क्लियर है? ये बेसिक है जो अपन बचपन में पढ़ते हैं पॉइंट्स, ठीक है ना। अब देखो यही जो ऊपर के 5 पॉइंट है उसको आपको एक्सप्लेन किया गया है। A parent which prepares CFS is required to consolidate all its components in the consolidated financial statements, other than those for which exceptions have been provided. The auditor should obtain a list of all the components. अभी इसका फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड आपको ये बोल रहा है कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेना है ना। तो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए अब आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स जो आपके सीएफएस में आते हैं।
बराबर के नहीं? द ऑडिटर शुड वेरीफाई ऑल द कंपोनेंट्स हैव बीन, एंड क्या करना है ऑडिटर ने? वेरीफाई दैट ऑल हैव बीन इंक्लूडेड इन द सीएफएस। तो पहला काम आपका क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कौन से आपके कंपोनेंट्स है, आप उसका एक लिस्ट दीजिएगा और हम लोग चेक करेंगे कि वो सारे सब्सिडरीज आए कि नहीं आए। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस द ऑडिटर शुड परफॉर्म द फॉलोइंग। क्या क्या देखना है उसने? रिव्यू वर्किंग पेपर्स, पेरेंट्स प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन, making inquiries of management to identify any new component has been added, review the investments so that you will find out the shareholding कितना कितना है other entities में, review the joint ventures and joint arrangements, review other arrangements entered by the parent, review the statutory records maintained by the parent, बराबर, in a, for example registered under 186 190 of companies act, and identify the changes in the shareholding। इससे आपको पता चलेगा कि बॉस आपके कौन से सब्सिडरीज है। तो आपके पिछले साल के वर्किंग पेपर्स देखेंगे, पेरेंट किस हिसाब से आइडेंटिफाई करता है, मैनेजमेंट को पूछेंगे कि आपके कौन से सब्सिडरीज है, उनके इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करेंगे, जेवीज को रिव्यू करेंगे, कुछ दूसरे अरेंजमेंट्स है उसको चेक करेंगे। बेसिकली जहां जहां से हम लोग को पता लग सकता है कि इनके सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स कौन कौन है, वो सारी एक्टिविटी करेंगे। मैनेजमेंट से लिस्ट ले लेंगे, कंफर्म करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर्स देखेंगे, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स देखेंगे, शेयर होल्डिंग में कुछ पैटर्न में चेंजेस है क्या, सब देखेंगे, सब देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि बॉस यहां पे आपके ये जो कंपोनेंट्स है कौन कौन है उसको आइडेंटिफाई करने में अपने को मदद हो। आगे बढ़ते हैं। Then auditor should do what? Should document the procedures performed. There would be by various means which control, joint control or significant influence can be obtained in this regard. The auditor should also verify what board's minutes, shareholders agreements entered into by the parent, agreements with the entities to which the parent might have provided any technology, know-how, enforcement of statute as the case may be. The auditor may also review the minutes of the meetings of board of directors subsequent to the year end to understand if there has been any liquidation of investments or any further investments have been made. Review the minutes of the meetings of the year subsequent to year end. आई बात समझ में? अब इन सारी बातों को ध्यान में रख के आपने सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब कभी कभी कोई कंपोनेंट क्या करते हैं अपन, एक्सक्लूड करते हैं। क्यों एक्सक्लूड करते हैं? सो देयर कुड बी टू रीजंस फॉर एक्सक्लूजन। टू रीजंस फॉर एक्सक्लूजन, तो वो क्या है? ऑफ अ सब्सिडरी, एसोसिएट्स और जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी इज दैट द रिलेशनशिप इज व्हाट? The relationship is what with the parent or subsidiary is intended to be temporary, or the subsidiary operates under a severe long term restrictions that they cannot transfer the funds, they cannot share the profits. तो अगर आपका इंटेंशन टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन है तो उसके वजह से आप क्या नहीं कर सकते, उसको सीएफएस में नहीं ले सकते। एंड ऑल्सो ये इंटरमीडिएट सब्सिडरी का फिर से आया है, जो उसने अगर ये कंडीशंस को पूरा करा तो ये अपन ने ऑलरेडी रीड कर लिया है, ठीक है ना? यस, वही है जो ए बी सी ए अल्टीमेट वही पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं, बेस्ट है सर। So Ind AS 110 also prescribes certain criteria where CFS are not required. In such cases, the auditor should satisfy whether the exclusion falls within these categories. बराबर, तो वही लिखा है सर, टेम्पररी, अंडर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन, वही आया है। ठीक है, रिपीट। ये जो पार्ट है आपको ये होमवर्क के लिए रीड करने देता हूं कि प्रिपरेशन करते समय क्या क्या ध्यान में रखना है, ये मैनेजमेंट के लिए है। मतलब अब क्या है कि यहां पे आपको दिया है, आप समझिए, आप टेक्स्ट समझिए कैसा है। आपको यहां पे दिया है हाउ टू, बराबर, हाउ टू प्रिपेयर दिया है, और यहां पे आपको दिया है ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई। मतलब ये ऊपर ऐसा बनाना है, इसको ऐसे वेरीफाई करना है। एक काम करो, होमवर्क के लिए नहीं, हाउ टू प्रिपेयर एंड यहां पे ऑडिट प्रोसीजर्स, ये आप अभी के अभी रीड करो इसको, और फिर कुछ क्वेरी रहेगी तो अभी के अभी इसको सॉल्व करेंगे। रीड करो अभी, राइट नाउ इन द क्लास इटसेल्फ। कम ऑन एवरीबॉडी।
चलो, सो यहां पे आपका हो गया है, राइट। अब यहां पे आपको ये वाला जो पार्ट है, ये मैं यस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, स्पेशल कंसिडरेशंस इन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स एंड करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स। तो जब फर्स्ट ओकेशन पे फर्स्ट टाइम जब अपन ये करते हैं, बराबर के नहीं, कि जब अपन ने क्या बोलते हैं उसको, एक्वायर करते हैं किसी एंटिटी में स्टेक, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेते हैं, तो उस समय पे जब अपन गुडविल या कैपिटल रिजर्व अपन कंप्यूट करते हैं, तो वो आपने एफआर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसका एक प्रोसेस दे रखा है कि हाउ द परमानेंट एडजस्टमेंट्स आर टू बी कैलकुलेटेड, राइट। या सब्सिक्वेंट ओकेजन्स पे इन विच देयर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी, बराबर। तो उस समय पे आप क्या करते हो, आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व एंड आप क्या करते हो, अमाउंट ऑफ इक्विटी दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये आपने पढ़ा है क्या, मेरे को जरा यस और नो बताओ पहले, कि आपको जब गुडविल या आप कैपिटल रिजर्व जब आप कंप्यूट करते हो, एंड द बैलेंस विच इज अप्रोप्रिएटेड टू द इक्विटी, क्योंकि अपन कंसोलिडेशन 100% करते हैं, भले ही अपना स्टेक 60% है, 80% है, बैलेंस जो 20 या 40% है, एज द केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको सीएफएस में दिखाना पड़ता है एज व्हाट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये एडजस्टमेंट्स अपन फर्स्ट टाइम करते हैं व्हेन वी एंटर इनटू व्हाट कंसोलिडेशन। तो ये पढ़ा है क्या आपने, इतना बताओ मेरे को। यस, वेरी गुड। तो ये आप एफआर में पढ़ते ही हो आप, और आप नहीं भी बोलोगे तो भी मेरे को पता है आप पढ़ते हो, ठीक है ना। सो इसीलिए द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द अबव कैलकुलेशंस हैव बीन मेड अप्रोप्रिएटली। वो कैलकुलेशंस बराबर से करे कि नहीं करे, वो आपने चेक करना है। सो कौन से डेट पे आपने वो एक्वायर किया है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स क्या है, अजम्पशंस क्या लेते हैं हम लोग कि बाबा प्रॉफिट इज बीइंग अर्नड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द पीरियड, एंड ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस अपन लेते हैं। सो वो आपको क्या करना है, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, वो आपने सब कुछ आपने पढ़ना है। तो ये सारा सारा आपने करंट पीरियड, बराबर के नहीं, एंड क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट एडजस्टमेंट्स, आपने क्या करना है, इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज दी होमवर्क, जिसमें करंट पीरियड में आप क्या करते हो, कि जो भी आपने इंट्रा ग्रुप जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो आपको एलिमिनेट करना है, बराबर। इन डेप्थनेस अगर होंगे तो वो सब कुछ आपने एलिमिनेट करना है, राइट, ऐसा। तो ये सारा सारा पार्ट आपको उसमें करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स में आपको वो पूरा रीड करना है, और वही प्रोसीजर जो दिया गया है आपको उसको ऑडिट करना है। सो यू शुड रिमेंबर कि how you calculate the current period, how you do the adjustments, and accordingly those adjustments are to be verified। बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डोंट डरो मत बिल्कुल भी कि सर इतने पेजेस है, सर इतने पेजेस सेल्फ रीड करे, बॉस ये कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सिर्फ एडजस्टमेंट्स कैसे आपको करना है उसका तरीका दिया है, और वही तरीके को आपने वेरीफाई करना है, वो अगले पॉइंट्स में लिखा हुआ है। सो डोंट बी अफ्रेड कि भाई कितना सर कंटेंट है, उसको ये करना है, ठीक है। यस, फिर उसके बाद आते हैं हेडिंग नंबर 6 में, ठीक है। तो हेडिंग नंबर 7 की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस आपने लेना है, कि बॉस इनको क्या है, कि आपने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना है कि आपने सारे कंपोनेंट्स का आपने इंफॉर्मेशन दिया है, सेगमेंट्स का आपने इंफॉर्मेशन दिया है, रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का दिया है, एंड अप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ परमानेंट एंड करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स, एंड एलिमिनेशन ऑफ व्हाट द इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, एंड एलिमिनेशन ऑफ व्हाट, एलिमिनेशन ऑफ व्हाट, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स। तो ये सब आपने मैनेजमेंट से लिखित तौर पे लेना है, ऐसे 580। आई बात समझ में आपको, परफेक्ट है। और ये रिपोर्टिंग जो आपको रिपोर्ट्स देना है एज पर एसए नंबर 700, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो 705, और अगर आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ है तो 706, राइट, यस। तो ये आपने देना है। हम्म, सो व्हेन द पेरेंट्स ऑडिटर, अभी ये रीड करते हैं जरा इसको, आइए देखते क्या है खास इसके अंदर। व्हेन द पेरेंट्स ऑडिटर इज आल्सो द ऑडिटर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब होल्डिंग का ऑडिटर और सब्सिडरी का ऑडिटर एक ही है। तो ड्राफ्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट, उसने क्या देखना है, principles and procedures for preparation and presentation of financial statements, preparation and presentation of CFS have been followed. In case of any departure or deviation,
एक सेकेंड ना, वो हैंग हो गया था। In case of any departure or deviation, the auditor should consider the requirements. The auditor should consider the requirements of SA भाई SA 705 modifications। तो मतलब क्या है, जो आपके होल्डिंग कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसी हिसाब से आपने CFS बनाने चाहिए। एंड जो भी प्रोसीजर जो अपन ने अभी तक पढ़ा था वो सेम होना चाहिए। डेविएशन अगर है तो आपने मॉडिफाई करना है और आपने क्या लिखना है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ, वैसा। The auditor should issue an audit report expressing opinion whether the consolidated financial statements give true and fair view, बराबर, as on the balance sheet date, and whether CFS gives a true and fair view of the results of CFS for the group under the period of the audit. Where the CFS also includes a cash flow statement, the auditor should also give his opinion on true and fair view on the cash flows presented by the company. Simple ekdam. When the parent auditor is not the auditor of all its components, so in case where the parent auditor is not the auditor of CFS, they should also consider requirement of what SA 600. As prescribed SA 706, if the auditor considers necessary, make reference to the audit of the other auditors, the auditor's report, and should disclose clearly the magnitude of proportion of financial statements audited by other auditors. SA 706 में आप ये कहां दोगे, आप ये दोगे अंडर व्हाट, अदर मैटर पैराग्राफ। ये कहां दोगे आप, अदर मैटर पैराग्राफ में। की ऑडिट क्या बोलते हैं उसको, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में नहीं, अदर मैटर पैराग्राफ में आप दोगे। आपको पता है व्हाट इज अदर मैटर पैराग्राफ? अदर मैटर पैराग्राफ में हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने में मदद आती है अबाउट ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग कहां देंगे, एसए नंबर 706 के अंदर, बट वो भी कहां, अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर, बराबर। सो दिस में बी डन बाय कितना रुपी अमाउंट्स, टोटल एसेट्स रेवेन्यू, टोटल एसेट्स रेवेन्यूज, कैश फ्लोज नॉट ऑडिटेड बाय हिम, तो वो सब अपन बात करेंगे। व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट, the parent may have the components located in multiple geographies outside India that is different from that of the parent in preparing the financial statements. Foreign components prepare financial statements under different financial reporting framework which may be well known, such as US GAAP or IFRS, or the local GAAP of the jurisdiction of the component. Local component auditors may be unable to report on financial statements prepared using the parent's GAAP because of the unfamiliarity of the such GAAP. When a component's financial statements are prepared under accounting framework that is different from that of the parent in preparing the group CFS, the parent management performs the conversion of the component's audited financial statements from the framework used by the component to the framework under which the CFS statements are prepared. The conversion adjustments are audited by the principal auditor to ensure the financial information of the components is suitable, appropriate for the purpose of consolidation. A component में alternatively prepare financial statements, एक तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, conversion करोगे। दूसरा क्या होगा, alternative financial statements prepare करोगे, alternative financial statements, बराबर, on the basis of the parent's accounting policies as outlined in the group accounting manual to facilitate preparation of group CFS. The group accounting manual would normally contain manual would contain what? The manual would contain all accounting policies, disclosure requirements which are consistent with that of the financial reporting framework under group CFS. The local component auditor can then audit and issue the audit report on the components of financial statements prepared in accordance with it. Then the local component auditor will audit and then issue audit report on that components audited financial statements, बराबर। फिर वो उसके ऊपर ऑडिट कर सकता है जब अल्टरनेटिव सीएफएस बने। तो अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो कन्वर्जन को ऑडिट हो जाएगा, बट अगर अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने तो अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो जाएगा। When applying the approach using group accounting policies as financial accounting framework to report under, the principal or parent auditor should perform procedures necessary to determine compliance with the group accounting policies with GAAP.
This ensures that the information prepared under the requirements will directly be usable and relevant in preparation of Group CFS. Simple है. When the components auditors report under an auditing framework, अब किसकी बात कर रहे हैं? Auditing framework, different from that of the parent. Normally, audits of financial statements, including CFS, are performed under auditing standards generally accepted in India. In order to maintain consistency of the auditing framework and enable the parent to rely and refer on other auditors' report in their audit report, the CFS, the components financial statement should also be audited under a framework that corresponds to Indian generally accepted accounting standards, auditing standards. Components not audited. Generally, the financial statements of all components included in the financial statement should be audited because it is a company, or subjected to audit procedures in multi-location of the audit. Such audit and audit procedures can be performed by the auditor reporting and on the consolidated financial statements or by components auditor. Where the financial statements of one or more continue to remain unaudited, the auditor reporting on the consolidated financial statements, auditor reporting on CFS, मतलब CFS का auditor, consider unaudited components in evaluating possible modification in his report. The evaluation is necessary because the auditor or the other auditors, as the case may be, has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence in relation to CFS, consolidated accounts and balances. In such case, the auditor should evaluate both qualitative and quantitative factors on possible effects of such amounts remaining unaudited and modify the opinion as per SA 705. मतलब क्या करना है, उसने वो पॉसिबल मॉडिफिकेशन कंसीडर करना चाहिए क्योंकि जो कंपोनेंट है उसका ऑडिट ही नहीं हुआ है. तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या बातें करी, एक समराइज करते हैं इतने बड़े कंपोनेंट, इतने बड़े पेजेस को, कि अगर अपन ही सारे कंपोनेंट्स के ऑडिटर्स है तो अपन अपना ओपिनियन देना है कि बाबा सेम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करा है या नहीं करा है. अगर डेविएशन है तो ऐसे 705 को यूज करके मॉडिफाइड ओपिनियन आप दे दीजिएगा. और आपने ओपिनियन देना है कैसा, ऑन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द अकाउंट्स. अगर आप सारे कंपोनेंट्स का ऑडिट आप खुद नहीं हो तो आपने ऐसे 706 के हिसाब से आपने अदर मैटर पैराग्राफ में आपने बताना है कि आपने कौन से कंपोनेंट्स का ऑडिट नहीं किया है और आपने ऐसे 600 में अदर ऑडिटर्स के काम के ऊपर आपने भरोसा रखा है करके. एंड व्हेन द रिपोर्ट्स आर डिफरेंट तो आपने क्या करना है, एक तो कन्वर्जन करा लो उस पेरेंट के सीएफएस के हिसाब से उस गैप में, या अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लो. कन्वर्ट कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, उसको अल्टरनेटिव बना रहे हो, उनका ऑडिट होना बहुत जरूरी है जिससे आप डायरेक्टली वो डेटा को यूज कर सकते हो, विच विल बी रिलेवेंट एज वेल एज रिलायबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस. एंड लास्ट में फिर क्या कहते हैं कि ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अगर डिफरेंट है तो आपने क्या करना चाहिए, आपने उस इंडियन गैस के हिसाब से आपने ऑडिट करना चाहिए. एंड नॉट ऑडिटेड है तो आपने पॉसिबल मॉडिफिकेशन कंसीडर करना चाहिए. परफेक्ट है एकदम. यस. तो इसी के साथ अब ये ग्लॉसरी है एंड में, ये पूरे टर्म्स और डेफिनेशन है और ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. तो क्वेश्चंस आप जब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. आपको ये आंसर्स भी दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने, तो नथिंग टू वरी अबाउट. सो इतना इजी सा चैप्टर है ये, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस या कोई बड़ी बात नहीं है इस चैप्टर में. बस मेन आपका अब जो बचता है, आपने वो सब परमानेंट और क्या बोलते हैं उसको, करंट एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट आप पढ़ लीजिएगा. दैट्स गोना बी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग. परफेक्ट है एकदम. यस. सो हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट आर सीए फाइनल ऑडिट का सिलेबस. आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा सीए फाइनल का ऑडिट पढ़ने के लिए. अब जब सिलेबस खत्म हो चुका है तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना बहुत जरूरी है यहां पे मेरे लिए, और वो ये है कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए. आप जब फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ऑडिट का, तो पहली बात आप ये समझ लीजिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में ये बात आप डाल लीजिएगा कि सीए फाइनल ऑडिट मतलब ये जो है ना सब्जेक्ट, इसमें बच्चा सबसे कम नंबर स्कोर करता है. अब अगर रीजन पूछे तो वो बोलता है कि सर यार कोई क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते. बच्चा बोलता है कि सर मैंने एग्जाम में देखा क्वेश्चन, तो सर मुझे ना इतना कंफ्यूज हो गया कि ये स्पेसिफिकली कौन से चैप्टर से पूछा है, सर मेरे को आता ही नहीं है. अब अगर आप देखोगे तो आप एथिक्स के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, बस उसके बाद सर कुछ भी नहीं सर. तो मेरी एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से मन लगा के आपको मैं बोलना चाहूंगा, वो आप सुनिएगा, समझिएगा
कि दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो पहले आप डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक्स, पास्ट एग्जाम पेपर्स, आरटीपी सजेस्टेड, उनके पास मत भागो। दैट इज द ग्रेव मिस्टेक यू विल बी कमिटिंग। एंड वहां पे आप समझिए, जब आप कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक खोलोगे, कोई भी पास्ट एग्जाम पेपर्स खोलोगे, स्कैनर्स आप खोलोगे, किसी और टीचर, किसी और ऑथर का बुक खोलोगे और डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर्स पढ़ोगे, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया और आप फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, तो बेटा उस समय पे आप है ना अपने आप को बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा डाउट करोगे। क्यों? क्योंकि आप समझिए, इसका एकमात्र रीजन ये है कि जब सीए फाइनल ऑडिट की जब बात करते हैं, तो क्वेश्चन एक जगह से आता है, बट उसका आंसर हर जगह पे मिलेगा आपको, उसका आंसर स्कैटर्ड होगा। तो आपको स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस मिलेगा, एक स्टैंडर्ड का नहीं, दो चार स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस मिलेगा, आपको एथिक्स का रेफरेंस मिलेगा, आपको कंपनी ऑडिट का रेफरेंस मिलेगा, फिर जाके आपका आंसर बनेगा। और फिर बेसिक, जो कुछ बेसिक चैप्टर में होगा उसका कंटेक्स्ट आएगा। तो ऐसे मिला के आपका आंसर बनता है। और फिर आप क्या करोगे, अगर एक ही चीज आप एक चैप्टर पढ़ लिया और उसके बेसिस पे अगर आप आंसर्स को अटेम्प्ट करने लग जाओगे, तो बहुत बड़ा दर्द हो जाएगा। सो माय एडवाइस विल बी कि जब आपकी अभी ये क्लासेस खत्म हो गई है, तो अब आपने क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 पूरा सिलेबस आप पहले, आपका सिलेबस आप रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि हाँ भाई ये मेरा चैप्टर्स है, ये कंटेक्स्ट है, ये सब चीजें मुझे पढ़नी है और ये सब चीजें मुझे आती है कि नहीं आती है, ऑडिट में क्या ध्यान रखना है, कब गिल्टी कब नॉट गिल्टी, बैंक ऑडिट कैसे करूं, एनबीएफसी का ऑडिट कैसे करूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ऑडिट कैसे करूं, वो सब जनरल चीजें और स्पेसिफिक चीजें जो भी है, आप उस सारी चीज को समझ लीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, आपने चैप्टर वाइज जो आपको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बैंक्स दिया है आपको थ्योरी क्वेश्चंस का, आप वो थ्योरी क्वेश्चंस उठाइए, पास्ट एग्जाम पेपर्स उठाइए, आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाइए ना, आप पास्ट एग्जाम, एक बार आपका सिलेबस अब पूरा सेल्फ स्टडी भी हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस उठाइए। और फिर आपने किस तरीके से पढ़ना है, आपने जब वो क्वेश्चन देखते हो तो पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन देखते हो तो पहले क्वेश्चन क्या पूछता है, उसका क्रक्स क्या है, उसका एसेंस क्या है, वो आप आइडेंटिफाई करिए। ट्राई टू फाइंड आउट द वेरी रूट कि बाबा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या रिक्वायरमेंट है। वंस यू अंडरस्टैंड कि ओके बॉस इस क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है, तो अब उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें मुझे कहां कहां मिलेगी, कौन से ऐसे में मिलेगी, वो आपने उसको स्कैन करना है। इन्वेंट्री की बात आ गई, तो इन्वेंट्री के लिए ऐसे 501 के अंदर इन्वेंट्री की बात होती है, बराबर। फिर उसके बाद कारों के अंदर इन्वेंट्री की बात होती है, बराबर। तो वो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है, मतलब कहां कहां पे क्या क्या चीजें आती है, वो चीजें आपने फोकस करना है, और कोई स्पेशल पॉइंट आपको लगता है तो वो ऐड करना है। उस हिसाब से फिर आपने मेंटली आपका आंसर जो है वो स्ट्रक्चर आपने बनाना है कि भाई अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मुझे, तो मैं ये आंसर उसका लिख के आऊंगा करके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपने जो आंसर आपने सोचा है कि ओके, पूरा ऐसे सोचने का कि मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा, इन्वेंटरी में लिखूंगा, वो लिखूंगा, ऐसा है, इसका रेफरेंस दूंगा, ये वो ऐसा। फिर उसके बाद आपने सजेस्टेड आंसर्स में जाना है, जहां से आप वो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, और फिर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपने आपका आंसर जो आपने डिसाइड किया था, उस आंसर के साथ, सजेस्टेड आंसर के साथ आप मैच करो। अब दो बातें होगी, एक तो आपका आंसर मैच होगा, या तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। अगर आंसर मैच हो गया, वेल एंड गुड, मूव अहेड। अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है कि यार मैंने तो ऐसा सोचा था, बट यहां पे सजेस्टेड में तो ये लिखा है, तो आपने आपका आंसर और सजेस्टेड आंसर्स में क्या डिफरेंस है उसको आप फाइंड आउट कीजिए, उसको आप एस्टेब्लिश कीजिए कि व्हाई द डिफरेंस, क्यों क्यों ये रीजन है कि इसमें ऐसा आंसर क्यों है, उसमें वैसा आंसर क्यों है। फिर आपको और थोड़ा एनालिसिस करके आपको पता चलेगा, हाँ आपकी सोच में ये मिस्टेक थी, बट इंस्टीट्यूट के आंसर में इन्होंने ऐसा ऐसा सोचा है, इन्होंने और इसका एडिशनल रेफरेंस दिया है। अगर आपको वो क्लिक हो गया, बेस्ट है, और उसके हिसाब से आपको वो आंसर ऑटोमेटिकली याद भी हो गया ना, आपको मगअप करने की या रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चा क्या करता है गड़बड़ की, ऑडिट है मतलब जय माता दी, उठाओ बुक एंड रट्टा मारना चालू करो, ऐसा नहीं करने का। आपको आपके आंसर्स को डिजाइन डेवलप करते आने चाहिए। और आप समझिए, ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पहले 5 आंसर, 10 आंसर, 20 आंसर गलत होंगे, आप जो सोच रहे हो वो गलत होंगे भाई, तो उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी पैनिक होना है तो फिर क्या मतलब, पढ़ किसके लिए रहे हो, फिर आप पढ़ इसीलिए रहे हो ना, तो क्योंकि आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने नहीं बन रहे, तो आपको वो आर्ट सीखना है, आपको
आफ्टर नोइंग द कॉन्सेप्ट, हर्षद सर ने क्या कराया, कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट को चार्ट बनाया, रिवाइज कराया। अब आपको उसका प्रेजेंटेशन और ये जो है सजेस्टेड आंसर से आपको सीखना है, तो उसको वो आर्ट है, वो आपको स्किल डेवलप करना है। तो 5 क्वेश्चन गलत आएंगे, 10 क्वेश्चन गलत आएंगे, 20 गलत आएंगे, पैनिक नहीं होना है। ये इंपॉर्टेंट आपको समझ में चीज आनी चाहिए कि आपको अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है, क्या पैटर्न है। ये आप में वैल्यू एडिशन कर रहे हो। देखो अभी तो आप सीख रहे हो ना, अभी पैनिक होके क्या मतलब होगा। एग्जाम में नहीं आया तो पैनिक होने की बात होती है, अभी तो आप सीख रहे हो ना, तो अभी पैनिक होके अभी टेंशन में आके कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है ना। यस। तो एग्जाम में आपका जो प्रिपरेशन है, प्रैक्टिस है, ये इस कदर आपका होना चाहिए। सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि आप फटाफट आपका क्या कर लीजिए, अब आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्टडीज आप स्टार्ट कर लीजिएगा, जो मैंने गाइडेंस आपको दिया है उसके बेसिस पे। एंड सून देन वी विल मीट फॉर द रिवीजन सेशंस, जो आपने जैसे मॉड्यूल 1 का कैप्सूल बना था, विल डू द कैप्सूल फॉर मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 एज वेल, कि जिससे आपको और क्विक सुपर फास्ट रिवीजन करने में हेल्प होगी। सो वी विल बी कनेक्टेड थ्रू टेलीग्राम एंड विल हैव अ डिस्कशन कि कब आपने को कैसे क्या रिवीजन सेशंस प्लान करना है। जो बच्चे वर्चुअल में देख रहे हैं, वो जैसे हमारा कैप्सूल बन जाएगा आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, राइट। सो आई होप द सेशंस वर वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज वेरी मच फन। मुझे बहुत मजा आया आपको ये बैच पढ़ाने के लिए। इट वाज माय वेरी फर्स्ट बैच इन ऑफलाइन मोड, लाइव स्ट्रीमिंग मोड में। एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस इन व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर सिंस सो लॉन्ग, 50-55 मॉड लेक्चर्स, राइट। स्टैंडर्ड्स के लेक्चर जरूर देखना यूट्यूब पे, है ना। स्टे इन टच गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा।